नमस्कार। स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी, पर्वत यात्रा। प्रातकाल मुंह गुलाबाज खां ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और मेहरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। शीरीन बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहां जाने का इरादा है? गुल, जरा छोटे साहब को सलाम करने जाना है। शीरीन, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन बड़ी दूर है? गुल, जो बात तुम्हारी समझ में न आए उसमें जबान न खोला करो। शीरीन, पूछती तो हूं पैदल चले जाने में क्या हरज है? गाड़ी वाला 1 रुपये से कम न लेगा। गुल हंसकर, हुक्काम किराया नहीं देते। उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे, चालान करवा दूं। शीरीन, तुम तो हाकिम भी नहीं हो, तुम्हें वह क्यों ले जाने लगा? गुल, हाकिम कैसे नहीं हूं? हाकिम के क्या सींग पूंछ होती है जो मेरे नहीं है? हाकिम को दोस्त हाकिम से कम रोब नहीं रखता। अहमक नहीं हूं कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी बजाया करती हूं। यही इसी की बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अहलकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वह किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूं, सब मुझसे डरते हैं। इतने में मेहरी एक तांगा लाई। खां साहब ने फौरन साफा बांधा और चले। शीरीन ने कहा, अरे तो पान तो खाते जाऊं। गुल, हां लाऊं, हाथ में मेहदी भी लगा दो। अरे नेक बख्त, हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअदबी है। शीरीन, आओगे कब तक? खाना तो यही खाओगे। गुल, तुम मेरे खाने की फिक्र न करना, शायद कुंवर साहब के यहां चला जाऊं। कोई मुझे पूछे तो कहला देना, बड़े साहब से मिलने गए हैं। खां साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर कहां चलूं? गुल, छोटे साहब के बंगले पर, सरकारी काम से जाना है। तांगे, हुजूर को वहां कितनी देर लगेगी? गुल, ये मैं कैसे बता दूं? ये तो हो नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहे और मैं उठकर चला आऊं। सरकारी काम है, न जाने कितनी देर लगे। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, मजाल नहीं कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दे। आदमी को गरूर न करना चाहिए, गरूर करना शैतान का काम है। मगर कई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूं। जिसको देखा कि रियाया को ईजा पहुंचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूं। तांगे, हुजूर पुलिस बड़ा अधेड़ करती है। जब देखो बेगार कभी आधी रथ को बुला भेजा, कभी फजीर को। मरे जाते हैं हुजूर, उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों को पैसे चाहिए, न दे तो झूठा चालान कर दें। गुल, सब जानता हूं जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूं, वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूं। देखो, तांगे को बंगले के भीतर न ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। तांगे, अच्छा हुजूर, अच्छा। अब देखिए, वह सिपाह मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, न दूं तो ललकारेगा, मगर आज कसम कुरान की टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे है तो क्या कर सकता है? गुल, नहीं नहीं, जरा जरा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ता। पैसे दे देना, मैं तो पीछे से बचा की खबर लूंगा। मुअत्तल न करा दूं तो सही, दूब दू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं। तांगे वाले को भी यह बात पसंद आई। मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खां साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैरा बरामदे में बैठा था। आपने उसे देखते ही सलाम किया। बैरा, हुजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। गुल, अजी इन बातों में क्या रखा है? खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर है। बैरा, हुजूर को अल्लाह सलामत रखें। क्या बात कही है? हक तो यह है, पर आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहां तो छोटे छोटे अमले भी इंतजार करते रहते हैं कि यह हाथ उठावें। साहब को इत्तला कर दूं? गुल, आराम में हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं। बैरा, जी नहीं हुजूर, हाजिरी पर से तो कभी के उठ चुके, कागज वागज पढ़ते होगे। गुल, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम ही लोगों का काम है।
क्या हुआ, तुम्हारी लड़की तो खैरियत से है ना? बैरा, हाँ हुजूर, अब बहुत मजे में है। जब से हुजूर ने उसके घर वालों को बुलाकर डांट दिया है, तब से किसी ने चूं भी नहीं किया। लड़की हुजूर की जान माल को दुआ देती है। बैरे ने साहब को खां साहब की इत्तला की और एक क्षण में खां साहब जूते उतारकर साहब के सामने जा खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओ, ये आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। काटन, नहीं, आप हमारा दोस्त है। खां, हुजूर चाहे मेरे को आफ्ताब बना दें, पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूं। बंदा उन लोगों में नहीं है जो हुजूर के करम से 4 हरफ पढ़कर जमीन पर पांव नहीं रखते और हुजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं। काटन, खां साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम आज के 5वें दिन नैनीताल जा रहा है, वहां से लौटकर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा, अब तो सब रईस लोग वहां जाता है। खां साहब नैनीताल क्या, बरेली तक भी न गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं वहां कभी नहीं गया? साहब की नजरों से गिर न जाते। साहब समझते कि यह रईस नहीं, कोई चरकटा है। बोले, हाँ हुजूर, कई बार हो आया हूं। काटन, आप कई बार हो आया है? हम तो पहली दफा जाता है। सुना बहुत अच्छा शहर है। हाँ, बहुत बड़ा शहर है हुजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है। काटन, आप कहां ठहरता? वहां होटलों में तो बहुत पैसा लगता है। हाँ, मेरी हुजूर न पूछें, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया। हुजूर के अकबाल से सभी जगह दोस्त है। काटन, आप वहां किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दें। हम किफायत से काम करना चाहता है। आप तो हर साल जाता है, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? खां साहब बड़ी मुश्किल में फंसे। अब बचाव का कोई उपाय न था। कहना पड़ा, जैसा हुजूर के साथ ही चला चलूंगा, मगर मुझे अभी जरा देर है हुजूर। काटन, ओ कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए 1 हफ्ता ठहर सकता है। अच्छा सलाम, आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतजाम करने को लिख दें। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेगा, हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। खां साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुंवार शमशेर सिंह खानदानी रईस थे। उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की कौवा न लगी थी। 10 बजे दिन तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12-1 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें कुछ खबर न होती थी, या हुई भी तो सुनी सुनाई। खां साहब उनके दोस्तों में थे। जिस वक्त खां साहब कोठी में पहुंचे 10 बज गए थे। कुंवर साहब बाहर निकल आए थे। मित्रगण जमा थे। खां साहब को देखते ही कुंवर साहब ने पूछा, कहिए खां साहब, किधर से? खां साहब, जरा साहब से मिलने गया था। कई दिन बुला बुला भेजा, मगर फुर्सत ही न मिलती थी। आज उनका आदमी जबरदस्ती खींच ले गया। क्या करता, जाना ही पड़ा। कहां तक बेरुखी करूं? कुंवर, यार, तुम न जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो कि जो आता है तुम्हारा दम भरने लगता है। मुझे वह मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? हाँ, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन न आवेगा, मेरी आवाज सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी खास कुर्सी पर बैठा दिया। कुंवर, अपनी खास कुर्सी पर? हाँ साहब, हैरत में आ गया, मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायच, मेवे, चाय, सभी कुछ आ गए। यूं कहिए कि खासी दावत हो गई। ये मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया। कुंवर, तो वह सब दोस्ती भी करना जानते हैं? खां, अजी दूसरा क्या खां के दोस्ती करेगा? अब हद हो गई कि मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया। कुंवर, सच? खां, कसम कुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज ही के दिन कूच है। कुंवर, क्यों यार, मैं भी चला चलूं तो क्या हर्ज है? खां, सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी? कुंवर, भाई
लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे जाते डर लगता है। आप तो हो आए होंगे? हाँ, कई बार हो आया हूं। हाँ, इधर कई साल से नहीं गया। कुंवर, क्यों साहब, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता होगा? राधाकांत व्यास बोले, धर्मावतार, चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाइए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा करने जितने यात्री जाते हैं उनमें बहुत कम जीते लौटते हैं, और संग्रहणी तो प्राय सभी को ही जाती है। कुंवर, हाँ, सुना तो हमने भी है कि पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। लाला सुखदयाल ने हामी भरी। गोसाई जी ने भी तो पहाड़ के पानी की निंदा की है। लागत अति पहाड़ का पानी, बड़ दुख होत न जाई बखानी। हाँ, तो यह इतने अंग्रेज वहां क्यों जाते हैं साहब? ये लोग अपने वक्त के लुकमान हैं। इनका कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फायदा ना होता तो क्यों जाते? जरा यह तो साचिए। व्यास, यही सोच सोच कर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनकी देखी देखी धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता चला जाता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। लाला, मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए। वहां से लौटे तो मुझे नसीहत की कि खबरदार, कभी पहाड़ पर न जाना। आखिर कोई बात देखी होगी, जमी तो यह नसीहत की। वाजिद, हुजूर, खां साहब जाते हैं, जाने दीजिए। आपको मैं जाने की सलाह न दूंगा। जरा सोचिए, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह। जरा सी पगड़ी और दोनों तरफ कोसों का खड्ड। नीचे देखा और थरथराकर आदमी गिर पड़ा, और जो कहीं पत्थरों में आग लग गई तो चलिए वारा न्यारा हो गया, जल भुन के कबाब हो गए। हाँ, और जो लाखों आदमी पहाड़ पर रहते हैं, वाजिद, उनकी और बात है भाई साहब। हाँ, और बात कैसी? क्या वे आदमी नहीं हैं? वाजिद, लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, फावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं। आप करेंगे? है आप में इतनी दम? हुजूर उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं टट्टुओं पर जाएंगे? वाजिद, टट्टुओं पर 6 कोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुंवर, टट्टुओं पर मई हमसे न जाया जाएगा। कहीं टट्टू भड़के तो कहीं के न रहे। लाला, गिरे तो हड्डियां तक न मिले। व्यास, प्राण तक चूर चूर हो जाए। वाजिद, खुदाबंद, एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, न कि पहाड़ की चढ़ाई। कुंवर, वहां सड़कों पर इधर उधर ईंट या पत्थर की मुंडेर नहीं बनी हुई है? वाजिद, खुदाबंद, मंजिलों के रास्ते में मुंडेर कैसी? कुंगर, आदमी का काम तो नहीं है। लाला, सुना वहां घेघा निकल आता है। कुंगर, अरे भाई, यह बुरा रोग है, तब मैं वहां जाने का नाम भी न लूंगा। हां, आप लाल साहब से पूछें कि साहब लोग जो वहां रहते हैं उनको घेघा क्यों नहीं हो जाता। लाला, वह लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी कर सकते हैं भला, फिर उनका अकबाल। वाजिद, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खां साहब कभी नैनीताल गए हों। इस वक्त डींग मार रहे हैं। क्यों साहब, आप कितने दिन वहां रहे? खां, कोई 4 बरस तक रहा था। वाजिद, आप वहां किस मोहल्ले में रहते थे? खां, गड़बड़ाकर, जी मैं। वाजिद, आखिर आप 4 बरस कहां रहे? खां, देखिए याद आ जाए तो कहूं। वाजिद, जाइए भी। नैनीताल की सूरत तक तो देखी नहीं, गप हाँक दी कि वहां 4 बरस तक रहे। खां, अच्छा साहब, आप ही का कहना सही। मैं कभी नैनीताल नहीं गया। बस, अब तो आप खुश हुए। कुंवर, आखिर आप क्यों नहीं बताते कि नैनीताल में आप कहां ठहरे थे? वाजिद, कब्री गए हों तब न बताएं। खां, कह तो दिया कि मैं नहीं गया, चलिए छुट्टी हुई। अब आप फरमाइए कुंवर साहब, आपको चलना है या नहीं? ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है। वहां घेघा निकल आता है, वहां का पानी इतना खराब है कि खाना बिल्कुल नहीं हजम होता। वहां हर रोज 10-5 आदमी खड्ड में गिरा करते हैं। अब आप क्या फैसला करते हैं?
वहां जो मजे है वह यहां ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। जिन हुक्काम के दरवाजे पर घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहां 24 घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती। उनसे वहां 24 घंटों का साथ रहेगा। मिसों के साथ झील में सैर करने का मजा अगर मिल सकता है तो वहीं अजी सैकड़ों अंग्रेजों से दोस्ती हो जाएगी। 3 महीने वहां रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहां जिंदगी भर भी ना होगा। बस और क्या कहूं कुंवर, वहां बड़े बड़े अंग्रेजों से मुलाकात हो जाएगी। हाँ जनाब, दावतों के मारे आपको दम मारने की मोहलत न मिलेगी। कुंवर, जी तो चाहता है कि एक बार देख ही आए। हाँ तो बस तैयारी कीजिए। सभाजन ने जब देखा कि कुंवर साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो सबके सब हां में हां मिलाने लगे। व्यास, पर्वत कंदराओं में कभी कभी योगियों के दर्शन हो जाते हैं। लाला, हां साहब, सुना है 200 साल के योगी वहां मिलते हैं। जिसकी ओरा एक बार आंख उठाकर देख लिया उसे चारों पदार्थ मिल गए। वाजिद, मगर हुजूर चलें तो इस ठाठ से चलें कि वहां के लोग भी कहें कि लखनऊ के कोई रईस आए हैं। लाला, लक्ष्मी हथिनी को जरूर ले चलिए। वहां कभी किसी ने हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होकर निकलेंगे और गंगा जमुनी हौदा चमकेगा तो लोग दंग हो जाएंगे। व्यास, एक डंका भी हो तो क्या पूछना। कुंवर, नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है, देश देखकर भेष बनाना चाहिए। लाला, हां, डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा जरूर हो। हां, जब तक वहां किसी दोस्त को तार दे दीजिए कि एक पूरा बंगला ठीक कर रखे। छोटे साहब को भी उसी में ठहरा लेंगे। कुंवर, वह हमारे साथ क्यों ठहरने लगे? अफसर है। हां, उनको लाने का जिम्मा हमारा। खींच खींच कर किसी न किसी तरह ले ही आऊंगा। कुंवर, अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब तो मैं समझूं नैनीताल का जाना पारस हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया। सफर की तैयारियां हो गई। प्रातः काल काटन साहब का खत आया कि आप हमारे यहां आएंगे या मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे। कुंवर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाइएगा, स्टेशन का रास्ता इसी तरफ से है, मैं तैयार रहूंगा। ये खत लिखवाकर कुंवर साहब अंदर गए तो देखा कि उनकी बड़ी साली रामेश्वरी देवी बैठी हुई है। उन्हें देखकर बोली, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हैं? कुंवर, जी हां, आज रात की तैयारी है। रामेश्वरी, अरे आज ही रात को? यह नहीं हो सकता, कल बच्चा का मुंडन है। मैं एक न मानूंगी। आप ही न होगे तो लोग आकर क्या करेंगे? कुंवर, तो आपने पहले ही क्यों न कहला दिया? पहले से मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही क्यों करता? रामेश्वरी, तो इसमें लाचारी की कौन सी बात है? कल न सही 2-4 दिन बाद सही। कुंवर साहब की पत्नी सुशीला देवी बोली, हां और क्या, 2-4 दिन बाद ही जाना, क्या साइट टली है? कुंवर, आह, छोटे साहब से वादा कर चुका हूं, वह रात ही को मुझे लेने आएंगे। आखिर वह अपने दिल में क्या कहेंगे? रामेश्वरी, ऐसे ऐसे वादे हुआ ही करते हैं। छोटे साहब के हाथ कुछ बिक तो गए नहीं हो। कुंवर, मैं क्या कहूं कि कितना मजबूर हूं, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। रामेश्वरी, तो गया जो कुछ है वह छोटे साहब ही हैं, मैं कुछ नहीं। कुंवर, आखिर साहब से क्या कहूं, कौन बहाना करूं? रामेश्वरी, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हम 1 सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुंवर हंसकर, कितना आसान कर दिया है आपने इस समस्या को। ऐसा हो सकता है कहीं कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। सुशीला, कयों? हो सकने को क्या हुआ? तुम उसके गुलाम तो नहीं हो। कुंवर, तुम लोग बाहर तो निकलती बैठती नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेजों के विचार कैसे होते हैं। रामेश्वरी, अरे भगवान, आखिर उसके कोई लड़का वाला है या निगोड़ नाटा है? त्योहार और व्यवहार हिंदू मुसलमान सबके यहां होते हैं। कुंवर, भाई हमसे कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वरी,
हमने कह दिया, हम जाने नहीं देंगे। अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रंज होगा। तुम्ही लोगों से तो महफिल की शोभा होगी, और अपना कौन बैठा हुआ है। कुंगर, अब तो साहब को लिख भेजने का भी मौका नहीं है। वह दफ्तर चले गए होंगे। मेरा सब असबाब बंध चुका है। नौकरों को पेशगी रुपया दे चुका कि चलने की तैयारी करें। अब कैसे रुक सकता हूं। रामेश्वरी, कुछ भी हो, जाने ना पाऊंगे। सुशीला, 2-4 दिन बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है। वहां कौन लड्डू धरे हुए है। कुंगर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े। अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठे पड़ते हैं। वह अपने दिल में कहेंगे कि अच्छे बेहूदे आदमी के साथ पाला पड़ा। अगर जाते हैं तो स्त्री से बिगाड़ होती है, साली मुंह फुलाती है। इसी चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियां वाजिद बोले, हुजूर इस वक्त कुछ उदास मालूम होते हैं। व्यास, मुद्रा तेजहीन हो गई है। कुंगर, भाई कुछ न पूछो, बड़े स्कंठ में हूं। वाजिद, क्या हुआ हुजूर, कुछ फरमाइए तो। कुंगर, यह भी एक विचित्र ही देश है। व्यास, धर्मावतार प्राचीन काल से यह ऋषियों की तपोभूमि है। लाला, क्या कहना है, संसार में ऐसा देश दूसरा नहीं। कुंगर, जी हां, आप जैसे गौखे और किस देश में होंगे। बुद्धि तो हम लोगों को भी छू नहीं गई। वाजिद, हुजूर अक्ल के पीछे तो हम लोग लठ लिए फिरते हैं। व्यास, धर्मावतार कुछ कहते नहीं बनता, बड़ी हीन दशा है। कुंगर, नैनीताल जाने को तैयार था। अब बड़ी साली कहती है कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं न जाने दूंगी। चले जाऊंगे तो मुझे रंज होगा। बतलाइए अब क्या करूं। ऐसी मूर्खता और कहां देखने में आएगी। पूछो, मुंडन नाई करेगा। नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं। एक मैं न हूंगा न सही, मगर उनको कौन समझाए। व्यास, दीन बंधु नारी हठ तो लोक प्रसिद्ध ही है। कुंगर, अब यह सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाएगा। वाजिद, बड़ा नाजुक मुआमला आ पड़ा हुजूर। लाला, हाकिम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद, हाकिम मिट्टी का भी हो, फिर भी हाकिम ही है। कुंगर, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला, हुजूर अब बाहर न बैठे। मेरी तो यही सलाह है, जो कुछ सिर पर पड़ेगी हम ओढ़ लेंगे। वाजिद, अजी, पसीने की जगह खून गिरा देंगे। नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला, हां, मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है। आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए हैं। अभी यही बातें हो रही थीं कि खिदमतगार ने आकर हांफते हुए कहा, सरकार, कोऊ आया है। तौन सरकार का बुलावत है। कुंगर, कौन है पूछा नहीं। खिद, कोऊ रंगरेज है सरकार। लाला लाल मुंह हैं, घोड़ा पर सवार है। कुंगर, कहीं छोटे साहब तो नहीं है। भाई मैं तो भीतर जाता हूं, अब आबरू तुम्हारे हाथ है। कुंगर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की से झांकर देखा तो छोटे साहब खड़े थे, हाथ पांव फूल गए। अब साहब के सामने कौन जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। एक दूसरे को ठेल रहा है। लाला, बढ़ जाऊं वाजिद अली, देखो कया कहते हैं। वाजिद, आप ही क्यों नहीं चले जाते। लाला, आदमी ही तो वह भी हैं, कुछ खा तो न जाएगा। वाजिद, तो चले क्यों नहीं जाते। काटन साहब 2-3 मिनट खड़े रहे। अब यहां से कोई न निकला तो बिगड़ कर बोले, यहां कौन आदमी है। कुंगर साहब से बोलो, काटन साहब खड़ा है। मियां वाजिद बौखलाए हुए आगे बढ़े और हाथ बांधकर बोले, खुदावंद, कुंगर साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया तो तबीयत कुछ भारी हो गई है। इस वक्त आराम में हैं, बाहर नहीं आ सकते। काटन, ओह, तुम यह क्या बोलता है। वह तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाला था, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद, हां हुजूर, जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। काटन, बहुत रंज हुआ। वाजिद, हुजूर, इत्तफाक है। काटन, हमको बहुत अफसोस है। कुंगर साहब से जाकर बोलो, हम उनको देखना मांगता है। वाजिद, हुजूर,
बाहर नहीं आ सकते। काटन, कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाकर देखेंगे। कुंवर साहब दरवाजे से चिमटे हुए काटन साहब की बातें सुन रहे थे। नीचे की सांस नीचे थी, ऊपर की ऊपर। काटन साहब को घोड़े से उतरकर दरवाजे की तरफ आते देखा तो गिरते पड़ते दौड़े और सुशीला से बोले, दुष्ट मुझे देखने घर में आ रहा है। मैं चारपाई पर ले जाता हूं, चटपट लिहाफ निकलवाऊं और मुझे ओढ़ा दो। 10-5 शीशियां लाकर इस गोलमेज पर रखवा दो। इतने में वाजिद अली ने द्वार खटखटाकर कहा, मेहरी, दरवाजा खोल दो, साहब बहादुर कुंवर साहब को देखना चाहते हैं। सुशीला ने लिहाफ मांगा, पर गर्मी के दिन थे, जोड़े के कपड़े संदूकों में बंद पड़े थे। चटपट संदूक खोलकर 2-3 मोटे मोटे लिहाफ लाकर कुंवर साहब को ओढ़ा दिए। फिर अलमारी से कई शीशियां और कई बोतल निकालकर मेज पर चुन दिए और मेहरी से कहा, जाकर किवाड़ खोल दो, मैं ऊपर चली जाती हूं। काटन साहब ज्यों ही कमरे में पहुंचे, कुंवर साहब ने लिहाफ से मुंह निकला लिया और कराहते हुए बोले, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूंका जाता है। काटन, आप दोपहर तक तो अच्छा था। खां साहब हमसे कहता था कि आप तैयार हैं, कहां दर्द है? कुंवर, हुजूर पेट में बहुत दर्द है, बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। काटन, हम जाकर सिविल सर्जन को भेज देता है, वह पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा। आप घबराएं नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। काटन चला गया तो कुंवर साहब फिर बाहर आ बैठे। रोजा बख्शाने गए थे, नमाज गले पड़ी। अब यह फिक्र पैदा हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुन्नार, भाई ये तो नई बला गले पड़ी। वाजिद, कोई जाकर खां साहब को बुला लाऊं, कहना अभी चलिए, ऐसा न हो कि वह देर करें और सिविल सर्जन यहां सिर पर सवार हो जाए। लाला, सिविल सर्जन की फीस भी बहुत होगी। कुंवर, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहां जान आफत में है। अगर 100-200 देकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझूं। वाजिद अली ने फिटन तैयार कराई और खां साहब के घर पहुंचे। देखा ते वह असबाब बंधवा रहे थे। उनसे सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए, आपको बुलाया है। हाँ, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कसम खुदा की, तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल क्या गया कि सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद, खां साहब हमसे तो उड़िए नहीं। कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं, 200-400 का वारा न्यारा है, चलकर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। हाँ चलो, शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहां मालूम हुआ कि साहब कुंवर साहब के मकान पर गए हैं। फौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुंचे। देखा तो सर्जन साहब एनेमा लिए हुए कुंवर साहब की चारपाई के सामने बैठे हुए हैं। हाँ, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूं। कुंवर साहब का क्या हाल है? डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी यह मर्ज हो जाता है और आप अच्छा हो जाता है। डॉक्टर, ओ आप डरता है, डरने की कोई बात नहीं है, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूं, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, यह सब आदमी यहां से हट जाए, हम 1 मिनट में अच्छा कर देगा। खां साहब ने डॉक्टर से कान में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाएं, इन रईसों के फेर में न पड़ें, ये लोग 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, 1 हफ्ते तक आकर देख लिया कीजिए। डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गई। कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सिर से बला टली। खां साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुनार, खां साहब आप बड़े वक्त पर काम आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। खां जनाब 200 चट्टाने पड़े, कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिला पिचकारी लगाए न जाऊंगा। अंग्रेजों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुंगार, यह भी कह दिया न कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इत्तला कर दें और कह दें।
वह सफर करने लायक नहीं है। हाँ साहब, और रुपये दिए किस लिए? क्या मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब को होगी बड़ी तकलीफ। बेचारे ने आपको बंगले के आसरे पर होटल का इंतजाम भी न किया था। मामला बेढब हुआ। कुंवर, तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए। हाँ, ये चाल उल्टी पड़ी। जिस वक्त काटन साहब यहां आए थे, आपको उनसे मिलना चाहिए था। साफ कह देते, आज एक सख्त जरूरत से रुकना पड़ा। लेकिन खैर, मैं साहब के साथ रहूंगा, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। कुंवर, क्या अभी आप जाने का इरादा कर ही रहे हैं? हलफ से कहता हूं, मैं आपको न जाने दूंगा। यहां न जाने कैसी पड़े। मियां वाजिद देखो, आपको घर कहला दो, बारह न जाएंगे। हाँ, आप अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहते हैं। छोटे साहब आपसे नाराज भी हो जाएं तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज हो गए तो खराब ही कर डालेंगे। कुंवर, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब, आपको कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता। जाकर छोटे साहब से कहिए, कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं, मैं अब नहीं जा सकता। इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा। हाँ, अब वह इज्जत करें या न करें, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतना बेमुरवत नहीं हूं कि आपको छोड़कर चला जाऊं। यह तो हो ही नहीं सकता। जरा देर के लिए घर चला गया, उसका तो इतना तावान देना पड़ा। नैनीताल चला जाऊं तो शायद कोई आपको उठा ही ले जाए। कुंवर, मजे से 2-4 दिन जल से देखेंगे। नैनीताल में यह मजे कहां मिलते। व्यास जी, अब तो यूं नहीं बैठा जाता। देखिए, आपके भंडार में कुछ हैं, 2-4 बोतलें निकालिए, कुछ रंग जमे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानी पर्वत यात्रा।